तो कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश। इसमें हम लोग मॉडर्न मतलब एंशियंट हिस्ट्री के एनसीईआरटी के फैक्ट देख रहे हैं और मैंने आपसे कहा है लगभग 5 से 6 क्लासेज आपकी आएंगी। तो आपको इतना अगर आप एनसीईआरटी से कर लेते हो तो आपका काम इससे बन जाएगा। ठीक है, कल मैंने आपको कराया था, अब इसलिए आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये मत सोचना कि सर बिना कॉन्सेप्ट के पढ़ा रही, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। मैं भी मजबूर हूँ, आपको वन लाइनर ही पढ़ा सकता हूँ इस टाइम पे। अगर आपको अच्छे से पढ़ना होगा तो मेरे साथ आप लोग जुड़े रहना, मैं आपको सारी चीज़ें डेप्थ में डिटेल से पढ़ाने के लिए राजी हूँ। ठीक है, आजकल आप इसी तरीके से आप इसको एडजस्ट करना। ठीक है, तो उसी में आप लोग आगे को कंटिन्यू कीजिए जो आपने लिखा था। नेक्स्ट कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ठीक है, बहुत बार पेपरों में आता है, आप लोग इसको चेक करना। शिल्पाधिकारम क्या था? एक तमिल महाकाव्य मैंने आपको बताया था, अगर आपको कल याद होगा लास्ट सेशन में, तो ये क्वेश्चन बताया था मैंने आगे। शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम ये किसकी रचना है, ये क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, ये है आपकी इलांगो, तमिल के बहुत बड़े काव्य, मतलब ये क्या थे, कवि थे, इलांगो की ये रचना है शिल्पाधिकारम। इसको आप लोग ध्यान रखना। और इसी की तरह एक और बहुत फेमस है साउथ का, मणिमेखलई। ठीक है, दोनों को इंपॉर्टेंट रखना, मणिमेखलई, मणिमेखलई, क्योंकि ये एनसीईआरटी है और हम लोग इसको स्किप नहीं कर सकते। पेपर अधिकांश इसी के अराउंड घूमता है। मणिमेखलई, मणिमेखलई है शीतलय सत्तनार की, किसकी है? शीतलय सत्तनार की। ठीक है, शीतलय सत्तनार इनकी है। ठीक, अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको एक टर्मिनोलॉजी बताता हूं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महरौली लौह स्तंभ कहां पर है? महरौली लौह स्तंभ यानी लोहे का एक स्तंभ है महरौली में। ये महरौली कहाँ पर है? दिल्ली में। कुतुब मीनार जहाँ पे है उसी की रेंज में, ठीक है, उसी की बाउंड्री के अंदर है महरौली लौह स्तंभ। और ये क्यों जाना जाता है, आपको आश्चर्यचकित होंगे आप लोग, इसमें आज तक जंग नहीं लगा। ठीक है, ओपन में है महरौली लौह स्तंभ, ये इसीलिए चर्चित रहता है क्योंकि इस पर आज तक जंग नहीं लगा। और इस पे किस शासक का है इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है। हालांकि इस पे एक शासक का नाम अंकित है जिसका नाम चंद्र बताया गया है। हो सकता है कि वो किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का हो, इतना चंद्रगुप्त का हो, मतलब ठीक है, चंद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक का हो, ये बताया जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन यही आता है कि महरौली लौह स्तंभ किसका है, ये आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको एक और टर्मिनोलॉजी में बताऊंगा, धातु मंजूषा क्या होता है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी धातु मंजूषा ये क्या चीज होती है बताता हूं। जैसे बौद्ध धर्म में क्या होता था, जैसे बौद्ध के जो अनुयायी थे या बौद्ध धर्म से संबंधित जो लोग थे, उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर वगैरह को जहां भी दफनाया जाता है उस पर एक स्तूप बना दिया जाता था। स्तूप मतलब एक टीला टाइप का, ठीक है, उसके अंदर एक चीज रखी जाती थी जिसको बोलते थे धातु मंजूषा। इसमें क्या होता था, बुद्ध यानी बौद्ध धर्म से या उसके अनुयायी यानी फॉलोअर, उनके जीवन से जुड़ी हुई चीजों को इसमें रख दिया जाता था। यानी स्तूप में रखे बुद्ध या अनुयायियों के जो अवशेष कहलाते थे, उनके जीवन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो धातु मंजूषा में रखी जाती। तो इसमें लिख दो बुद्ध, गौतम बुद्ध, ठीक है, या उनके अनुयायी, फॉलोअर, अनुयायी, ठीक है, बुद्ध या उनके अनुयायी से संबंधित, उनसे संबंधित चीजें इसमें रख दी जाती थी। ठीक है, से संबंधित चीजें इसमें रख दी जाती थी। इसको क्या बोला जाता था? धातु मंजूषा बोला जाता था। आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है आपको, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज, शायद आपको बहुत लोग नहीं बताएंगे, 3-4 टर्मिनोलॉजी बताऊंगा। ठीक है, एक आप लोग लिख लीजिए गर्भगृह, क्या लिखोगे आप लोग? गर्भगृह। एक लिखो सभागार, सभागार, ठीक है। एक लोग ने आप एक लिखना है प्रदक्षिणापथ, पथ, ठीक है। और एक आपने लास्ट क्या लिखना है प्रदक्षिणा पथ के बाद जो वेदिका, क्या लिखोगे? लास्ट टर्मिनोलॉजी वेदिका लिखोगे। ये 4 के 4 टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। ठीक है, ये क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप लोग अधिकांश लोग मंदिर वगैरह जाते हैं, ध्यान रखना, जहां पर मुख्य देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है मंदिर के अंदर, जहां पे मूर्ति स्थापित की जाती है मुख्य देवता की, उस स्थान को गर्भगृह बोलते हैं। ठीक है, यानी देवी देवता की जहां मूर्ति रखी जाती है, तो लिख दो देवी ऑब्लिक देवता की मूर्ति स्थान, यानी जहां पर मूर्ति रखी जाती है उस स्थान को बोला जाता है गर्भगृह। ठीक है, ये क्वेश्चन आर्ट और कल्चर से संबंधित जो क्वेश्चन है ये वहां पूछा जाता है। दूसरा होता है सभागार। सभागार किस चीज को बोला जाता है आप लोगों को मैं बताता हूँ। सभागार की जगह मंडप लिखो, मतलब मंडप को सभागार, ये सभागार की जगह आप मंडप कर देना है। ठीक है, मंडप क्या होता है ये क्वेश्चन पूछता है, मंडप को बोलते हैं सभागार।
ये मंडप आप लोग कर दो, इसको बोलते हैं सभागार। सभागार का मतलब आप लोग मंदिर में गए, जैसे सपोज मैं आपको इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए आपको मैं समझाता हूँ। आप किसी मंदिर में जहाँ भी आप गए उसकी कल्पना करो, उसको सोचो। आपने एंट्री की, एंट्री करने के बाद आपने भगवान की जहाँ पे मूर्ति है उसके दर्शन किए, ठीक है। तो जहाँ दर्शन किए उसको आप लोगों ने क्या बोल दिया, गर्भगृह। ये बोला आपने गर्भगृह, जिस स्थान पर आपने मूर्ति रखी थी। जब आप मेनली एंटर करते हो, आप लोगों ने देखा होगा भजन वगैरह करने के लिए, भजन कीर्तन करने के लिए यहाँ स्पेस जैसा होता है, यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं इस प्रकार से। मंडप, मंदिर के अंदर आपने छोटा सा स्पेस देखा होगा, यहाँ पंडित जी होते हैं, पूजा वगैरह जो होती है, मेन मूर्ति होती है। इस स्थान को बोलते हैं आपका सभागार। यानी सभागार मतलब मंदिर के अंदर जहाँ पर बैठने की व्यवस्था होती है उसको बोलते हैं सभागार। तीसरा होता है प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, देखिए सपोज आपका ये मंदिर है, ठीक है, यहाँ पर भगवान की मूर्ति है इस स्थान पे, तो इस मूर्ति के बाहर सभागार, तो इसके चारों ओर आप लोग कई बार चक्कर लगाते होंगे, भगवान के चारों ओर क्या करते होंगे, मतलब राउंड लगाते होंगे आप लोग। उसी पाथ को बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। यानी प्रदक्षिणा पथ क्या है, सीधे सीधे मतलब एक प्रकार के मंदिर के चारों ओर जो गोलाकार जो चक्कर होता है जैसे आप लगाते हैं, इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। और लास्ट वेदिका। वेदिका किसी होता है, बाहर रेलिंग लगाई होती है मंदिर के, हर मंदिर होता है, आपने देखा होगा बाहर रेलिंग, यानी जो चार दीवारी होती है मंदिर के बाहर रेलिंग लगाई जाती है, उसको बोलते हैं वेदिका। तो बाहर की रेलिंग जो होगी वो होगी वेदिका। यार इसके अंदर मंदिर के चारों ओर घूमने के लिए जो चक्कर लगाया जाता है इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। और इसके बाद सभागार जहां लोग बैठते हैं, अंदर गर्भगृह। तो चार के चार टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। प्रदक्षिणा पथ के सामने लिख दो आप लोग मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने का स्थान, ठीक है। मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने वाला स्थान प्रदक्षिणा पथ। वेदिका लिख दो मंदिर के बाहर की जो मतलब बाउंड्री जो रेलिंग लगाई जाती है उसको बोला जाता है वेदिका। ये सब के सब टर्मिनोलॉजी आपकी क्या होनी चाहिए, दिमाग में बैठी होनी चाहिए। आर्ट एंड कल्चर से लिंक करती हुई आपको मैंने बताया, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो पुराण नाम सुने होंगे आपने, पुराण वगैरह, पुराण, तो ये पुराणों के संकलन करता, यानी पुराण किसने कलेक्ट किए, कौन इस पे लिखने में लगा रहा, संकलन करता, कलेक्टिव, ठीक है। किसने इसको संकलन किया, तीन चार नाम आते हैं। एक तो महर्षि व्यास, ठीक है, एक व्यास आएगा, एक इनका पुत्र जो है मतलब उग्रश्रवा, इससे पहले इनके मतलब जो इनके पुत्र थे उग्रश्रवा और लोमहर्षि, इन सब ने किया, ठीक है। इन सब का महत्वपूर्ण रोल है, उग्रश्रवा और लोमहर्षि, इन सब का नाम आता है पुराणों के संकलनकर्ता में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम आता है महर्षि व्यास का आता है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है पुराणों के संकलनकर्ता महर्षि व्यास, आप लोग तुरंत बता देना, ठीक है। अब देखिए आर्यभट्ट का नाम सुना होगा आपने प्राचीन भारत में। इनका संबंध किस किस चीज से था। आर्यभट्ट अपने आप में क्या क्या जाने जाते थे, ज्योतिष, दूसरा खगोल शास्त्री, खगोल, ठीक है, और तीसरा गणित। यानी तीन फील्ड में इनका रोल माना जाता है। और इन्होंने अपनी एक रचना की जिसका नाम था आर्यभट्टियन। आर्यभट्टियन ये किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आर्यभट्टियन किसकी, आर्यभट्ट की किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को बताता हूं। दक्षिणा पथ का मतलब जो दक्षिणा पथ के 12 राजाओं को पराजित करने वाला शासक कौन था, इसका नाम था दक्षिणा पथ। यानी इंडिया के मैप में जो साउथ का इलाका है प्राचीन भारत में, वहाँ अनेक प्रकार के राजा शासन करते थे इन इलाकों में। और एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, गुप्त साम्राज्य। यहाँ का एक शासक था जिसने इन दक्षिणापथ के 12 राजाओं को पराजित किया था, उसका नाम है समुद्रगुप्त। तो ठीक है, तो क्या लिखोगे, दक्षिणापथ के 12 राजाओं को पराजित, 12 राजाओं को पराजित करने वाला समुद्रगुप्त। पराजित किसने किया था, समुद्रगुप्त, ठीक है। ये गुप्त वंश का एक शासक था। इसी को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। ब्रैकेट में लिखो, भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है, समुद्रगुप्त को। इसी के ब्रैकेट में लिख लो। और इसने आर्यवृत्त के 9 शासकों को भी क्या किया था, पराजित किया था। साथ साथ ही क्या लिखोगे इसमें, आर्यवृत्त के 9 शासकों को पराजित, आर्यवृत्त के 9 शासक पराजित इसी ने किए थे, ठीक है। 9 शासक पराजित किए थे इसने। और दक्षिणापथ के 12 शासकों का पराजय। और भारत का क्या बोलते हैं इसको, नेपोलियन, यानी नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, समुद्रगुप्त को ही बोला जाता है। ये भी आप सभी लोग क्या करते होंगे, जानते होंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। महाराजा धीराज बहुत बड़ी उपाधि हुआ करती थी प्राचीन भारत के समय में। तो गुप्त वंश के 2 शासक ऐसे थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उनमें एक का नाम था चंद्रगुप्त, दूसरे का नाम था समुद्रगुप्त, ठीक है। तो गुप्त वंश के 2 शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि, लिखो
गुप्त वंश के 2 शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, पहले का नाम लिखोगे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त पहला, ठीक है 1, और दूसरे का समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। इन दोनों ने काहे की उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसमें? गुप्त वंश के अंदर। बाकी तो बहुत राजा थे, लेकिन गुप्त वंश में इन दोनों ने क्या की थी? ये गुप्त की रचना, मतलब ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने नाम सुना होगा, हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। हर्षचरित किसने लिखी है? बाणभट्ट द्वारा लिखो। और बाणभट्ट किसके दरबार में थे अगर आपसे पूछता है तो हर्ष के दरबार में। ये बाणभट्ट किसके दरबार में था? हर्ष के दरबार का कवि था, ठीक है, हर्ष के दरबार में थे। कौन? बाणभट्ट। इसी ने किसकी रचना की थी? हर्षचरित की रचना किसने की? अगर आपसे पूछेगा तो तुरंत बता देना बाणभट्ट ने। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखो, नर्मदा नदी को पार करते समय, नर्मदा नदी को पार करते समय, यानी क्वेश्चन ऐसे लिखो, हर्षवर्धन को, क्वेश्चन कैसे लिखोगे आप लोग? हर्षवर्धन, ठीक है, ये शासक था उत्तर भारत में। क्वेश्चन लिखो, हर्षवर्धन को दक्षिण भारत की ओर बढ़ते समय, क्या लिखोगे? पूरा लिखना। हर्षवर्धन को, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, हर्षवर्धन को दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया की तरफ बढ़ते हुए नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका? नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका? इसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय, जो कि चालुक्य शासक था। मोस्ट इंपोर्टेंट, पुलकेशिन सेकेंड, पुलकेशिन द्वितीय सेकेंड, ठीक है। ये किस वंश का था? चालुक्य वंश का। और चालुक्य वंश साउथ के इलाके में शासन करते थे। तो ये मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। पर पूरा क्वेश्चन सुनो, हर्षवर्धन को दक्षिण भारत की ओर बढ़ते समय नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका? ठीक है, तो ये पुलकेशिन द्वितीय मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर सुन लेना, हर्षवर्धन को दक्षिण भारत बढ़ते समय नर्मदा नदी के तट पर रोकने वाला शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था, जो कि क्या था? अपने आप में चालुक्य शासक था। अगला क्वेश्चन लिखना आपने, कांचीपुरम किन शासकों की राजधानी थी? कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? कांचीपुरम राजधानी किसकी थी? पल्लव शासकों की, ठीक है। कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? पल्लव शासकों की, पल्लव शासक। यानी साउथ में, ये तमिलनाडु में कांचीपुरम जो राजधानी थी वो किन लोगों की थी? पल्लव शासकों की, ये भी ध्यान रखना है। और ऐहोल और बादामी किन लोगों की राजधानी थी? ये चालुक्य, ठीक है। तो अगला लिखो, ऐहोल ये साउथ में, ठीक है, प्लस बादामी या वातापी भी आएगा, बादामी, ब्रैकेट में वातापी लिख दो, वातापी। ये जो राजधानी थी ये किन लोगों की थी? राजधानी, ये किसकी राजधानी थी? अपने आप में चालुक्य शासकों की राजधानी थी। इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो ऐहोल और बादामी थी या वातापी थी, ये किसकी राजधानी थी? अपने आप में चालुक्य शासकों की राजधानी थी। जबकि कांचीपुरम को किन शासकों ने अपनी राजधानी बनाया था? पल्लव शासकों ने इसको अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। जो चालुक्य शासक थे ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य इनका शासन था। तो कृष्णा नदी कहाँ बहती? साउथ में, प्लस तुंगभद्रा, तुंगभद्रा के मध्य ये क्या करते थे? शासन करते थे चालुक्य शासक, ठीक है। ये आप लोगों के दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब देखो, जो पल्लव थे इन लोगों को अंतिम रूप से पराजित करके अपने साम्राज्य में किसने मिलाया? अगर पूछता है तो आप लोग बता देना, चोल शासक, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, पल्लव शासकों को पराजित कर, पल्लव शासकों को हराकर, ठीक है, पराजित कर चोल साम्राज्य में किसने मिलाया? मतलब पल्लव वंश को पराजित कर अपने शासन में किसने मिलाया? तो चोल शासकों ने। ये सब साउथ में शासन करते थे, ठीक है। यानी पल्लवों को पराजित करने वाले अगर कोई शासक थे तो चोल शासक थे, जिसने पल्लवों को अपने शासन में मिला लिया। आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि पल्लवों को किसने पराजित किया? चोल शासकों ने। इसको ध्यान रखोगे। और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, चालुक्य शासकों को किसने पराजित किया? राष्ट्रकूट ने। चालुक्य शासक, चालुक्य किससे पराजित हुए? राष्ट्रकूट। ये सब अब आंख बंद करके रट्टा मार देना, अब कुछ नहीं किया जा सकता इसमें, ठीक है। राष्ट्रकूट शासकों ने इनको क्या किया था? पराजित किया था। ये भी आप लोगों को क्या रखना होगा? ध्यान में रखना होगा। अब देखो, 2-3 टर्मिनोलॉजी बताऊंगा आपको, ये आपके साउथ इंडिया का जो पोर्शन है वहां से संबंधित है। आपके उनके प्रशासन में ये शब्द सुनने को मिलेंगे। पहला लिखो आपको, नगर श्रेणी किसको कहता था? मुख्य बैंकर को। नगर श्रेणी, प्राचीन भारत में नगर श्रेणी किसको कहा जाता था? मुख्य बैंकर को, यानी बैंक वाला जो मुख्य बैंकर, नगर श्रेणी बोला जाता था इसको। एक टर्मिनोलॉजी ये याद रखना। दूसरा टर्मिनोलॉजी आप लोग याद रखोगे, सभा क्या होती थी? सभा, सभा ये क्या होती थी? ब्राह्मण जो जमींदार होते थे, जमीन के मालिक, यानी ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन सभा कहलाता था। क्या लिखोगे? ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, भूस्वामियों का
जो ऑर्गेनाइजेशन था, संगठन, उसको क्या बोला जाता था? सभा बोला जाता था। इसी प्रकार से तीसरी टर्मिनोलॉजी आती है उर। उर बोला जाता था ग्राम सभा को, ठीक है। उर क्या बोला जाता था प्राचीन, मतलब साउथ में ग्राम सभा को, प्राचीन भारत में उर किसको बोला जाता था? ग्राम सभा को, ये भी ध्यान रखोगे। और कायस्थ बोले जाते थे लिपिकों के प्रधान को, लिपिक प्रधान को कायस्थ बोला जाता था। कायस्थ, ये क्या होता था? लिपिक प्रधान, लिपिक प्रधान, इसको क्या बोलते थे? कायस्थ बोलते थे लिपिक प्रधान को, ये भी ध्यान रखोगे। और अंतिम बोला जाता था नगरम, उसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, शिल्पकारों का संगठन था नगरम। नगरम क्या होता था? शिल्पकार लोगों का संगठन। नगरम शिल्पकारों का संगठन था। शिल्पकार संगठन को क्या बोला जाता था? नगरम बोला जाता था, ये भी ध्यान रखना है। और लास्ट आता है सार्थवाह, जो कि मुख्य शिल्पकार था। ये 5 के 5, 6 के 6 टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है। सार्थवाह, ये क्या होता था? मुख्य शिल्पकार, मुख्य शिल्पकार, ठीक है। एनसीईआरटी क्या होती है आपको समझ आ गया होगा कि कितना ज्ञान छुपा है एनसीईआरटी के अंदर, आपको सबका सब पता चल जाएगा। आप कुछ पढ़ो, एनसीईआरटी ऑलवेज बेस्ट रहेगी, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी, जो भी आप पढ़ते हो ओल्ड तो ओल्ड ही वीक है, ठीक है। संगम साहित्य में एक टर्मिनोलॉजी आ गई है मूवेंदरा, उसको को किसके लिए यूज होता था? अगला क्वेश्चन लिखना आपने, संगम साहित्य में मूवेंदरा का तात्पर्य, मूवेंदरा, मूवेंदरा पूरा लिखना है, ठीक है। संगम साहित्य में मूवेंदरा कहते थे 3 मुखियाओं को, यानी इसका मतलब होता था 3 मुखिया। अब ये संगम साहित्य किसको बोलते थे? तमिल भाषा में जो लिखे गए थे, ये 3 मुखिया कौन कौन से थे? चोल, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, चोल, चेर और पांड्य साउथ में शासन करते थे। चोल, चेर और पांड्य, इन 3 शासकों के, 3 अलग अलग वंश के शासकों के लिए मूवेंदरा टर्मिनोलॉजी यूज की गई है। मूवेंदरा का अर्थ बताया गया है 3 मुखिया, और मूवेंदरा के अंतर्गत कौन सम्मिलित है कौन नहीं है, अगर आपसे क्वेश्चन करेगा तो आप लोग वहां गलत मत करके आना। मूवेंदरा के अंदर चोल, चेर और पांड्य क्या होते हैं? अपने आप में संयुक्त रूप से सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुहार किसका बंदरगाह था? चोल शासकों का। पुहार किसका बंदरगाह था? पुहार पत्तन, पुहार पत्तन, ये किसका था? चोल शासकों का था, जिसको आप लोग कावेरी पत्तनम बोलते हैं, ठीक है। कावेरी पत्तनम, यहीं से इनका व्यापार हुआ करता था। पुहार बंदरगाह था जो अपने आप में चोल शासकों का था। और नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, दक्षिणा पथ के स्वामी किसको कहा जाता था? सातवाहन शासकों को। दक्षिणा पथ के स्वामी, मोस्ट इंपोर्टेंट, सुपर इंपोर्टेंट कर देना, ये किन शासकों को कहा जाता था? सातवाहन। और ये क्वेश्चन कैसे आता है पता है आपको? दक्षिणा पथ के स्वामी किसको कहा जाता था? ऑप्शन होगा सातवाहन, चोल, चेर, पांडे। इस प्रकार से आपका ये क्या देखने को मिलेगा? क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट सुपर स्टार कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आता है वो देखिए, जो आपका आता है वो देखना है, ठीक है। ये तो इंपोर्टेंट है ही है। अगला आप लोगों को क्या देखना है? एक बहुत फेमस चीज़ आपको मैं बताता हूँ, इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? बुद्ध के जीवन से संबंधित है बुद्ध चरित्र, ये की है अश्वघोष ने। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है। बुद्ध चरित्र की रचना, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है? अश्वघोष ने। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है आपका? अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? कनिष्क के दरबार में। कुषाण शासक एक था, कनिष्क का दरबारी था, ठीक है, कनिष्क का दरबारी। और कनिष्क किसका था? मतलब कुषाण शासक था ये, ठीक है। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष थे, और अश्वघोष ने क्या लिखी है? बुद्ध चरित्र। इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक सुपर इंपोर्टेंट, विष्णु के वराह अवतार कहाँ से मिलना है? विष्णु का वराह अवतार, एरण से मिला है, और ये एरण पड़ता है एमपी में, एरण अभिलेख, ठीक है। और इसी एरण से सबसे पहले सती का भी क्या मिला है? जिक्र मिला है, ठीक है। सबसे पहले सती प्रथा का वर्णन इसी एरण अभिलेख से मिला है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो विष्णु का वाराह अवतार कहाँ से प्राप्त हुआ है? एरण से। और क्वेश्चन भी लिख लो, सबसे पहले सती प्रथा के प्रमाण भी कहाँ से मिले हैं? एरण से मिले हैं, एमपी में, इसको भी ध्यान रखना। अब भारत में चीनी यात्री आए, सब लोग जानते हैं। चीनी यात्रियों का भारत आने का जो एक सीरीज होगा, एक क्रम होगा, वो आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? चीनी यात्रियों का भारत क्रम, चीनी, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, यात्रियों का भारत आने का क्रम, भारत आने का क्रम लिख लीजिए, ठीक है। क्या सीरियल था उनका वो, और कौन कौन किसके दरबार में आए थे, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। सबसे पहले आए थे फाहियान, ठीक है, फाहियान। फाहियान के बाद चीनी यात्री जो भारत आया था हर्ष के दरबार में, वेनसांग, वेनसांग, ठीक है। ये किसके दरबार में आया था? हर्ष। और तीसरा आया था इत सिंह, इत सिंह।
ये तीन जो आए थे, तीन के तीन स्टार कर देना। ये भारत आने का क्रम है फाहियान, वेनसांग और इत्सिंग। और ध्यान रखना आपको पेपर में क्या ध्यान रखना है, फाहियान किसके दरबार में आया था, वेनसांग किसके दरबार में आया था और इत्सिंग किसके दरबार में आया था। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, नेट से सर्च करो, कहीं से करो, कमेंट करके बताना तीनों किस किसके दरबार में भारत में आए थे, ये आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, अब देखो एक और टर्मिनोलॉजी बताता हूँ। गृहपति किसको कहते थे, छोटे किसानों को। गृहपति ये कौन होते थे, छोटे किसान। छोटे किसान क्या कहलाते थे, गृहपति कहलाते थे। ये आपके जीएस के क्वेश्चनों के अंदर आएगा। ठीक है, छोटे किसान को गृहपति कहते थे। अब ऐसे ही आपने लिखना है, भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम। भारत में विदेशी आक्रमणकारी, भारत में विदेशी आक्रमणकारी कौन कौन किस क्रम पे आए। ठीक है, आक्रमणकारी सबसे पहले जो भारत में विदेशी आक्रमणकारी आए वो आए थे हिंद यवन शासक, हिंद यवन। फिर आए शक शासक, हिंद यवन शक। फिर आए थे पार्थियन, क्या लिखोगे आप, पार्थियन शासक। क्या लिखोगे, पार्थियन, पार्थियन। और नेक्स्ट जो आएगा आपका वो आएगा कुषाण शासक। इसकी सीरीज भी आपको याद रखना है, इसी क्रम पे आए थे। ठीक है, हिंद यवन शक पार्थियन और कुषाण शासकों के क्रम में आए थे। अब देखना एक ही जो जैसे आप सीटेट वगैरह के पेपर दे देना, उनमें तो आपको जीएस अगर एसएसटी वाले हैं सब यही क्वेश्चन दिखेंगे आपको इसी प्रकार के। ठीक, अब आपको एक और टर्मिनोलॉजी बताता हूँ, अरिका माडू, मतलब ये पेपर में आता है आपसे, इसके बारे में क्या क्वेश्चन आता है मैं आपको बताता हूँ। देखो अरिका मेडू, ये पढ़ता था आपका पड्डुचेरी यानी पांडिचेरी में ये पढ़ता है। ठीक है, तो पद्दुचेरी में लिख दो इसको, पद्दुचेरी। ये मेडू मेडू है ना आपका, तो ये मेडू तमिलनाडु आडू ये है ना, साउथ के इलाके में। यहाँ से क्या जानकारी मिलती है, भारत और रोम के व्यापार की, भारत प्लस रोम व्यापार की जानकारी। क्योंकि यहाँ कई ऐसी चीज़ें मिली हैं इतिहासविदाओं को जो कि भारत में हो नहीं सकती थी, रोम में वो प्रचलित थी। तो उसके आधार पर ये मतलब गैस किया गया कि कहीं ना कहीं भारत का रोम से व्यापार होता था। भारत रोम व्यापार की जानकारी अगर कोई बंदरगाह देता है तो कौन सा देता है, अरिका मेडू देता है। इसको भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसको भी इंपोर्टेंट कर देना, ये इस चीज़ की क्या देगा आपको, जानकारी देगा, अरिका मेडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र के लेखक कौन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र किसने लिखी है, विष्णु शर्मा साहब की है ये पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका सब, अब ये सब एनसीईआरटी सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचतंत्र किसने लिखी है, विष्णु शर्मा ने। विष्णु, और अगला क्वेश्चन लिखना आपको, वीणा बजाते हुए किस शासक को उसके गुप्तकालीन सिक्कों में मतलब पर दिखाया गया है। वीणा बजाते हुए गुप्त सिक्कों में, और गुप्त काल में जो सिक्के चलते थे उसको दिनार बोला जाता था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो वीणा बजाते हुए गुप्त सिक्कों में चित्रण किस शासक का किया गया है, अगर आपसे पूछता है समुद्रगुप्त का। ये भी स्टार क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त। और याद रखना एक चीज आपको, गुप्तकालीन सिक्के क्या कहलाते थे, दिनार। गुप्तकालीन सिक्के क्या कहलाते थे, दिनार कहलाते थे। ये भी ध्यान रखना है कि गुप्तकालीन सिक्के क्या कहलाते थे, दिनार कहलाते थे। इसको क्वेश्चन फॉर्म पे लिख लेना है। ठीक है, अगला, चरक एक जो चिकित्सक थे किसके दरबार में थे, चरक ब्रैकेट में चिकित्सक लिख दो, ये क्या थे, चिकित्सक थे। ठीक है, वैद्य टाइप के। ये किसके दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में। कनिष्क के दरबार में आपको चरक क्या देखने को मिलेंगे। ठीक है, कनिष्क के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, विशाख दत्त की। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, विशाख दत्त की। ये सब पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है, विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, गंधार कला शैली किस दो कला शैलियों का मिश्रण है, गंधार कला शैली। गंधार कला शैली जो पेपर में आपके आने लायक है। ठीक है, ये है आपका दो शैलियों का, इस मतलब भारतीय प्लस यूनानी। भारतीय और यूनानी मतलब जो कला बनाने कला की शैली थी, उन दोनों का मिक्सचर जो कहलाता है वो कहलाता है गंधार कला शैली। ठीक है, और अंतिम जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी, सुदर्शन झील की मरम्मत। सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी, ये जो कराने वाला शासक था इसका नाम था रुद्रदामन।
रुद्रदामन। ठीक है, ये सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? रुद्रदामन ने कराई थी। ये बहुत आपसे पेपर में पूछा जाता है। और ये एक शक राजा हुआ करता था, यानी शक वंश का क्या था? राजा था। क्या था ये? शक राजा था। ठीक है, तो ये हो गया आपके आज के दिन के इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब इसी के साथ आप लोग सुनना, ये जो आपके 2 क्लासेस, मतलब जो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ फैक्ट दिए हैं, आप अगर पुरानी वीडियो पढ़ी है आपने एंशिएंट हिस्ट्री, जहां मैंने मौर्य के पहले पार्ट तक कराया था, उसमें कई तो आपके देखो एंशिएंट हिस्ट्री में कहाँ कहाँ किताब लगेगी। एक 6th में लगेगी, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी जो लगती है 6th में, एक सीधे डायरेक्ट भी लगती है 9th में, और लास्ट लगेगी आपकी कौन सी में? 11th की क्लास में या 12th की क्लास में लगती है। यानी 6th के बाद 9th या 10th जो भी है, 6th के बाद शायद मेरे ख्याल से 9th में लगती है, उसके बाद डायरेक्टली 12th में लगती है ये जो एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह है। तो 6th वगैरह वाला तो आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका बचता है आगे का, यानी 11th वगैरह के वहाँ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे। 3 से 4 क्लासेज मान के चलो, 3 से 4 क्लासेज एंशिएंट हिस्ट्री के दूंगा, आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम मेडिवल हिस्ट्री की ओर देखते हैं। फिर मिलता हूं आपके साथ अगले सेशन में, आप लोग इसको रिवाइज करना। थैंक यू।